गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में मैंने तुम्हें अम्ल क्षार की जो है ब्रॉन्स्टेड लोरिक कॉन्सेप्ट बताया था। उसमें एक बात मैं फिर बता दूं कि जो H2O है ये प्रोटॉन देता है और देने से ये OH बन जाता है और NH3 जो है वो प्रोटॉन लेता है और NH4 बन जाता है। तो ये NH3 NH4 जो है वो कॉन्जुगेटेड एसिड है, यानी संयुग्मी अम्ल। संयुग्मी अम्ल इसी प्रकार से H2O और OH, यानी इसी का लिखा है मैंने H2O और OH और NH3 और NH4। ये जो H2O और OH जो है ये कॉन्जुगेटेड बेस कहलाता है, यानी ये संयुग्मी क्षार कहलाता है। तो ध्यान रखना इस बात का, एक एसिड की कॉन्सेप्ट और है और वो कहलाती है अम्ल क्षार की लुईस संकल्पना, यानी लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। तो अब एसिड कौन होंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन का पेयर चलेगा। पेयर का मतलब दो होंगे उसमें, तो पेयर चलेगा। तो एसिड्स आर सब्सटेंसेस व्हिच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। ये इलेक्ट्रॉन पेयर लिखा है, पेयर में ये दो होते हैं। एंड बेस आर सब्सटेंसेस दैट डोनेट इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन दाता है और ये एक्सेप्टर है, यानी ग्रहण करता है। तो ये संकल्पना क्या हुई, यानी अम्ल वे पदार्थ हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं और क्षार वे पदार्थ हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म का ही मतलब पेयर है, तो इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागते हैं। अब ये जो है जनरली कैटायंस और दोज कंपाउंड्स हुज ऑक्टेट का मतलब है यहाँ अष्टक। ये इसका मतलब है अष्टक। 9th में तुमने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस होता है, केंद्र होता है, उसके बाहर चारों जो ऑर्बिट होती है, ये ऑक्टेट जो होती हैं, ये अष्टक जो है इलेक्ट्रॉन, अष्टक से ही इलेक्ट्रॉन जाते हैं और अष्टक में ही इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन देते हैं वो दाता कहलाते हैं और जो एक्सेप्टर होते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, तो वो एक्सेप्टर कहलाते हैं। तो यहाँ वही बात है कि वो पदार्थ जो ऑक्टेट इज कंप्लीट, यानी इनका अष्टक जो होता है अपूर्ण होता है, आर लुईस एसिड। वो क्या कहलाते हैं, लुईस एसिड कहलाते हैं, लुईस अम्ल कहलाते हैं। और ये आपस में मिलकर के, दोनों अम्ल और क्षार आपस में मिलकर के, यानी शॉर्ट में फिर समझ लो, लुईस अम्ल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, यानी किसी से इलेक्ट्रॉन लेते हैं, और क्षार जो होते हैं, लुईस क्षार जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन देते हैं और आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं और आपस में कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यानी उप सह संयोजक बंध के द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। हम ये भी देखें इस थ्योरी के अनुसार, यानी इस कॉन्सेप्ट के अनुसार, इलेक्ट्रॉन की कमी वाले यौगिक जो है अम्ल कहलाते हैं, अम्ल का कार्य करेंगे। इन्हीं अम्ल को हम लुईस अम्ल कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन धनी या इलेक्ट्रॉन का एकाकी युग्म रखने वाले जो लेंगे वो यौगिक जो है वो क्या कहलाएंगे, क्षार का कार्य करेंगे। उन्हीं क्षार को हम लुईस क्षार कहते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है वो किसका कॉन्सेप्ट है, ये लुईस की परिकल्पना के अनुसार है। यानी फिर समझ लो, जो अम्ल तो वे पदार्थ हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं तथा क्षार वे पदार्थ हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागते हैं। ये मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, जैसे BF3 प्लस NH3, अम्ल और बेस मिलकर B3F3B, ये कंपाउंड बन गया। और ये जो है इनके ऊपर जो डॉट लगी हुई है वो इलेक्ट्रॉन है। तो इस थ्योरी के या इस कॉन्सेप्ट के अनुसार इलेक्ट्रॉन की कमी वाले यौगिक जो हैं वो किसका कार्य करेंगे, अम्ल का कार्य करेंगे और उन्हें
उसकी परिभाषा हो जाएगी। और जनरली क्या होता है, धनायन या बेयौगिक, यानी धनायन या बेयौगिक जिनका अष्टक अपूर्ण होता है वो तो क्या कहलाते हैं, लुईस अम्ल कहलाते हैं। एग्जाम्पल मैंने घर लिखे हुए हैं, BF3 AlCl3 यानी एल्युमिनियम क्लोराइड, मैग्नीशियम, सोडियम आदि। ये इलेक्ट्रॉन धनी या इलेक्ट्रॉन का एकाकी युग्म रखने वाले यौगिक जो हैं क्षार का कार्य करते हैं और इन्हें हम क्या कहते हैं, लुईस क्षार कहते हैं। जैसे उदाहरण ऊपर लिखा है H2O, NH3, OH, Cl यानी पानी, अमोनिया, हाइड्रोक्साइड और क्लोराइड। तो इस प्रकार से अम्ल एवं क्षार केवल H के ऊपर तो प्लस लगेगा और OH के ऊपर माइनस युक्त, ये दोनों पदार्थ ही नहीं होते। इस साल का अब तक हमने क्या बताया था, अम्ल की परिभाषा में ये बताया था ऑरेनियस के अनुसार कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो हाइड्रोजन धनायन रखते हैं और हाइड्रोक्सिल ऋणायन रखते हैं, वो क्षार कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पर वे ही पदार्थ नहीं माने जाएंगे इस कॉन्सेप्ट के अनुसार, या इस कॉन्सेप्ट के आधार पर हाइड्रोजन रहित पदार्थों के अम्लीय व क्षारीय गुणों की हम संकल्पना भी कर सकते हैं, यानी अम्लीय व क्षारीय गुणों की व्याख्या भी की जा सकती है जिन पर हाइड्रोजन धनायन नहीं है या हाइड्रोक्सिल ऋणायन नहीं है। एक जनरली क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है, वो ध्यान रखना कि हाइड्रोजन गैस बनाने का प्रयोगशाला में चित्र बनाओ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कोई भी अम्ल होगा यानी अम्ल के गुण, जनरल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। पहले मैं एसिड की कुछ जनरल प्रॉपर्टी बताऊंगा। देखो वैसे प्रॉपर्टी दो होती हैं, एक तो होती है फिजिकल प्रॉपर्टी और एक होती है केमिकल प्रॉपर्टी यानी भौतिक गुण और रासायनिक गुण। एक होते हैं भौतिक गुण और एक होते हैं उसके रासायनिक गुण। अब यहां एक बात का ध्यान रखते चलना है तुम्हें, अगर जनरल प्रॉपर्टी पूछता है तो तुम्हें उसमें भौतिक गुण भी लिख के आ सकते हो और रासायनिक गुण भी लिख करके आ सकते हो, ये बात का ध्यान रखना। लेकिन अगर फिजिकल प्रॉपर्टी हालांकि तुम्हारे कोर्स में नहीं है, दोनों मिली जुली हैं, उसी जनरल प्रॉपर्टी के अंदर तुम्हारी फिजिकल प्रॉपर्टी भी आ जाएगी और केमिकल प्रॉपर्टी भी आ जाएगी। अर्थात जनरल प्रॉपर्टी पूछे क्वेश्चन में तो भौतिक गुण और रासायनिक गुण कुछ भी दे सकते हो आसानी से। वैसे भौतिक गुण तो सामान्यतः सीधे सीधे होते हैं, लेकिन रासायनिक गुण अगर पूछता है तो उसमें तुम्हें रासायनिक समीकरण भी शो करना पड़ेगा। जैसे मान लो पहला गुण है अम्ल नीले इलेक्ट्रॉन्स को लाल कर देते हैं। एक हाइड्रोजन की आवाज की अगर पूछ ले वो, तो मैं पहले बता दे रहा हूं, ये प्रॉपर्टी समझाने से पहले हाइड्रोजन की आवाज यानी हाइड्रोजन जब जलती है तो कैसे जलती है, फटफट की आवाज के साथ जलती है, फटफट की आवाज। हाइड्रोजन गैस जब भी जलेगी तो किसकी आवाज देगी, फटफट की आवाज देगी, या पॉप साउंड भी कहते हैं इसे, पॉप साउंड भी कहते हैं। अब इसका ये ध्यान रखना है तुम्हें कि अगर हाइड्रोजन गैस का तुमसे चित्र बनाने को कहे कि प्रयोगशाला में हम जो है हाइड्रोजन गैस बनाने की मेथड का क्या दे, तुमसे केवल फिगर पूछ ले, जैसा ये एक बार जो है वो बोर्ड में आ चुका है, तो वहां देख लेना बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस विद साउंड, यानी ये साउंड, और साउंड भी मैंने बताई थी कौन सी आवाज, फटफट पॉप साउंड की आवाज देती है। अब इसको बनाने की विधि का मैं मतलब चित्र जो है वो किताब में तुम देख लेना, और अगर नहीं हो किसी भी अगर
किसी भी धातु से मतलब मेटल पर अगर हाइड्रोजन गैस की को हम प्राप्त करना चाहते हैं तो एसिड की क्रिया कराएं। किसके रिएक्शन से? हाइड्रोजन। जैसे मान लो मैंने ये हाइड्रोजन गैस ये टेस्ट ट्यूब बना ली, टेस्ट ट्यूब में हमने कोई जिंक के टुकड़े डाल दिए, जस्ता धातु Zn, जस्ता धातु। अब यहां पर एक छिद्र वाला कार्बन लगा देंगे और उसमें एक ट्यूब लगा देंगे और ट्यूब का संबंध जो है वो हम एक पानी से भरे जार में कर देते हैं। किसमें कर देंगे? पानी से भरे हुए जार में। इसको टेस्ट ट्यूब को एक स्टैंड में कस देते हैं। यहां क्या भरा हुआ है? पानी। अब ये जब यहां से जैसे ही ये जस्ता है और गंधकता में डाल दो, वैसे तो कोई सा में डाल दो, मैंने ये डाला, जैसे इसका समीकरण क्या होगा? Zn प्लस H2SO4 जिंक रिएक्ट विद, तो क्या बनेगा? ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ये हाइड्रोजन गैस जो निकलेगी वो बुलबुलों के रूप में यानी बबल्स के रूप में निकलेगी और निकलेगी बाहर अगर बबल्स के रूप में। इसके मुंह पर अब पहचान कैसे होगी? जलती हुई तीली अगर हम ले जाएंगे तो फटफट की आवाज के साथ गैस जलेगी। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में यही अंतर है, ऑक्सीजन स्वयं नहीं जलती लेकिन वस्तुओं को जलाने में सहायक है और ये गैस स्वयं जलती है, लेकिन जब आवाज निकलेगी तो इसमें कौन सी आवाज निकलेगी? फटफट की आवाज निकलेगी। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन दोनों बोर्ड में पूछे गए हैं कि हाइड्रोजन गैस जब जलती है तो कौन सी आवाज निकलती है, और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि हाइड्रोजन गैस जब बनाने की विधि का प्रयोगशाला में लैब मेथड, तो वो डायग्राम बनवाते हैं खाली, तो डायग्राम बनाने में तुम्हें ये देख लेना और किताब में देख करके और उसको नोमेनक्लेचर करना पड़ता है, नामांकन करना पड़ता है। जैसे टेस्ट ट्यूब लिख देना, टेस्ट ट्यूब, यहाँ स्टैंड लिखा हुआ है, ये स्टैंड लिख देना। परखनगी के अंदर क्या लेते हैं? कोई भी मेटल लेते हैं, हमने जस्ता धातु दिखाई है और उसके साथ कोई भी अवरोध, ये क्या है? निकास नली है, यानी कि गैस निकलती है। जैसे ही मतलब अम्ल धातु के ऊपर गिरता है वैसे गैस निकलती है और वो गैस जो है वो एग्जैक्ट ट्यूब में होती हुई पानी में निकलती है। पानी में निकलेगी तो बुलबुले निकलेंगे। अगर इसे एकत्रित करना है तो इसके मुंह पर एक उल्टा हुआ जार पलट करके स्टैंड पर लकड़ी के गुटके पर रख देते हैं। तो ये जो गैस, ध्यान रखना कोई बात है, एक तो बनाने की विधि का समीकरण है, केवल किताब में बनाने की विधि नहीं है, केवल बनाना है। और बनाने की विधि का अगर समीकरण भी पूछे तो किसी भी धातु पर गंधक के तनु गंधक के हम की क्रिया कराएंगे तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस निकलेगी और वो हाइड्रोजन गैस जो है वो किसकी आवाज के साथ चलेगी? फटफट की आवाज के साथ, यानी साउंड पॉप साउंड होती है इसकी। अब मैं आता हूं मैं बात पर जनरल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। मैंने बताई थी जनरल प्रॉपर्टी अगर पूछता है तो तुम्हें जो है वो कोई सी भी, चाहे उसके रासायनिक गुण दे दो और चाहे भौतिक गुण दे दो। तो पहला मैं इसकी प्रॉपर्टी बता रहा हूं, वैसे मैं बता चुका हूं शॉर्ट में पहले तुम्हें, लेकिन पहली मतलब ध्यान रखना, अम्ल जो है वो नीले लिटमस को लाल कर देता है, यानी ब्लू लिटमस टर्न्स इनटू द रेड। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है? ये जनरल प्रॉपर्टी बता रहा हूं, नीले लिटमस एक पेपर होता है लाल और नीले रंग का ही आता है, और ये जो है नीले लिटमस को लाल कर देता है, समझ लेना, अम्ल है। नंबर 2, दूसरी प्रॉपर्टी मैंने क्या बताई थी? पहली तो ये है कि अम्ल जो भी होगी या अम्लीय पदार्थ जिसमें भी होगा वो नीले लिटमस को लाल
देगा। दूसरी प्रॉपर्टी यही दे सकते हो जो बनाने की विधि का समीकरण है, यानी अम्ल जो है वो धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है। अम्ल धातु के साथ क्रिया करके क्या देता है? हाइड्रोजन गैस निकलता है। हाइड्रोजन गैस जो निकलेगी, हाइड्रोजन ऊपर क्यों निकलती है? इसलिए गैस से उल्टा रखा जाता है जो वायु से हल्की होती है। तो इसका समीकरण भी देना है, तो ये रासायनिक गुण हो गया। लेकिन यहाँ जनरल प्रॉपर्टी पूछने पर ये समीकरण, ये तुम गुण दे सकते हो, ये जनरल प्रॉपर्टी दे सकते हो। तो यही वाला समीकरण लिखना है, Zn plus H2SO4 then forms जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस, बाहर निकलती है ये हाइड्रोजन गैस। अब ये तीसरी बता रहा हूं, धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया, धातु ऑक्साइड के साथ अवक्रिया। धातु ऑक्साइड, किसी भी धातु का ऑक्साइड अगर हम लेकर के चलते हैं तो धातु का ऑक्साइड हम क्या ले सकते हैं? मतलब ये तो दूसरे शब्द की हो गई। तीसरा गुण हो गया धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया, यानी क्या होगी? रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड। तो जब इसकी अक्रिया होगी, धातु ऑक्साइड की क्रिया जब अम्ल से होगी तो हमारा एक साल्ट बनता है और एक पानी। साल्ट का मतलब लवण। तो ये अक्रिया करती है तो क्षारीय प्रवृत्ति वाले होते हैं, ये ध्यान रखना है इसका, क्षारीय प्रवृत्ति के। जैसे हमने किसी धातु का ऑक्साइड ले लिया, तांबा धातु का ऑक्साइड लेते हैं तो CuO प्लस एसिड, धातु ऑक्साइड के साथ अम्ल की क्रिया, ये हेडिंग लगा देना। धातु ऑक्साइड के साथ किसकी क्रिया? के साथ अम्ल की क्रिया, अम्ल की क्रिया, यानी मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड। तब क्या होगा? जैसे Cu ले लिया या हमने HCl ले लिया, H2SO4, HNO3, कोई सा भी एसिड ले सकते हो। तुम्हें तो एक एसिड के साथ क्रिया दिखानी है, तो देखो CuCl के साथ मिलेगा तो ये बनाएगा CuCl2 प्लस H2O, यानी क्या बनेगा? साल्ट, या साल्ट से मतलब नमक का नहीं है, साल्ट से मतलब है लवण, और प्लस पानी बनेगा। तो धातु ऑक्साइड के साथ जो क्रिया करेंगे और इनकी प्रवृत्ति जो होगी वो बेस टेंडेंसी के होंगे, यानी कि क्षारीय प्रवृत्ति होगी। ये जो लवण बनेगा वो कैसी प्रवृत्ति का होगा? क्षारीय प्रवृत्ति का। ये जरूर लिख करके आना है, भाषा में लिख देना है। भाषा में क्या लिख करके आओगे कि जब अम्ल जो है धातु के ऑक्साइड से क्रिया करते हैं तो लवण तथा जल बनाते हैं, और इस प्रकार का जो लवण बनता है वो क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। अब मैं एक ले रहा हूं अम्ल की क्रिया अधातु के ऑक्साइड से। किससे ले रहा हूं? अधातु के ऑक्साइड से। ये नंबर 4 की जनरल प्रॉपर्टी हो जाएगी, या नंबर 4 का ये तुम्हारा गुण हो जाएगा। अब नंबर 4 पर क्या लिखोगे? नॉन मेटल, यानी अधातु ऑक्साइड के साथ अम्ल की क्रिया, अम्ल की क्रिया।
जैसे यहाँ पर हमने धातु का ऑक्साइड कॉपर ऑक्साइड दिया था, अब हम कोई भी अधातु के साथ क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, CO2 बनेगा। CO2 अधातु का ऑक्साइड है, ये हमने किससे क्रिया करा दी, अम्ल से ही क्रिया करा दी। और कौन से अम्ल से क्रिया कराई थी, धातु के अम्ल से क्रिया कराई थी। सॉरी, ये मतलब जो है अधातु के ऑक्साइड क्षार के साथ क्रिया करेंगे। अब क्षार के साथ जब क्रिया करेंगे, हाँ, जब सभी अम्ल जो है क्षारों के साथ क्रिया करेंगे तो मतलब क्या होगा, ये लवण बनाएंगे और जल बनाएंगे। ये यानी CO2 का हम ले लें क्षार के साथ क्रिया, ये वैसे क्षार के गुण में आएगा, तब ध्यान रखना जब किसके आएंगे, जब क्षार का बताऊंगा तब बताऊंगा, और वो होंगे अम्लीय प्रवृत्ति के। नंबर 4 में ये प्रॉपर्टी न लिख करके तुम ये लिख देना कि गुड कंडक्टर क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी चालक, ये मतलब इनके जल्दी विलयन, वैसे तो दोनों में लिख सकते हो ये बात, अम्ल की, ये केवल अभी अम्ल की प्रॉपर्टी बता रहा हूं, तो अम्ल के में भी लिख सकते हो और क्षार के में भी लिख सकते हो। क्या होते हैं, यानी हम अम्ल की बोल रहे हैं, अम्ल के जनरल प्रॉपर्टी पढ़ा रहे हैं, तो अम्ल की ही लिखना। ये विद्युत के सुचालक होते हैं, विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं, ये देना। और ये भी दे सकते हो कि अम्ल जो है क्षार के साथ, ये दोनों में लिख सकते हो, अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके मतलब क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं, और यह क्रिया उदासीनीकरण क्रिया यानी न्यूट्रलाइजेशन। क्या लिखोगे नंबर 5, अम्ल क्षार के साथ यानी एसिड बेस के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण व जल बनाते हैं, लवण व जल बनाते हैं। अब इसका समीकरण लिख सकते हो, जैसे अम्ल कोई ले लो HCl, बेस कोई ले लो NaOH, अब ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, NaCl, ये 60 हो जाएगा NaCl और प्लस H2O, यानी लवण और जल का निर्माण होगा, लवण बनेगा और जल बनेगा। ध्यान रखना, ये अलग से क्वेश्चन में बता दे रहा हूं, इसी में उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। उदासीनीकरण अभिक्रिया, जब अम्ल की निश्चित मात्रा क्षार की निश्चित मात्रा के साथ संयोग करती है तो लवण और जल बनाती है, तो ऐसी अभिक्रिया जो है उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है, क्योंकि अम्ल क्षार के गुणों को नष्ट कर देता है और क्षार जो है अम्ल के गुणों को नष्ट कर देता है, यानी न्यूट्रल रिएक्शन कहलाती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है। और इस अभिक्रिया में जो ऊष्मा निकलती है, इस अभिक्रिया में जो ऊष्मा निकलती है वो उदासीनीकरण ऊष्मा कहलाती है। क्या कहलाती है, उदासीनीकरण ऊष्मा। इसका क्वेश्चन अलग से भी तैयार कर लेना, बाटलता न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक्सप्लेन। तो इस अभिक्रिया में क्या होगा कि अम्ल जो है क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है, इसी अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि अम्ल और क्षार मिलकर के एक दूसरे को उदासीन कर
देते हैं। क्या कर देते हैं? उदासीन। तो इसी अवक्रिया को उदासीनीकरण अवक्रिया कहते हैं। और इस अवक्रिया में जो ऊष्मा निकलती है यानी हीट जो प्रोड्यूस होती है उसको उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं। तो जैसे तुमने अम्ल की जनरल प्रॉपर्टी पढ़ी थी यानी जनरल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, ऐसे ही मैं दूसरी बता रहा हूं जनरल प्रॉपर्टी ऑफ बेस यानी क्षार की सामान्य गुण, क्षार के सामान्य गुण। तो उसमें तुम्हें क्या लेना है इसी तरह बताऊंगा मैं। नंबर 1 में तो ये लेना, अब देखो यहां नंबर 1 का जो गुण आएगा वो उल्टा कर देना यानी लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। कैसा कर देते हैं? नीला। यानी रेड लिटमस टर्न्स इनटू ब्लू। तो लाल लिटमस जो है वो क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा? नीला। तो ये वो पहला गुण है। ये अम्ल क्षार का गुण एक दूसरे के क्या है? विपरीत हैं। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन और बीच में बता दे रहा हूं कि मतलब अगर कोई पूछे कि अम्लीय पदार्थ होने के कारण या दही को है या कोई भी अम्लीय पदार्थ होगा वो खट्टा तो जरूर होगा स्वाद में। जैसे क्षार कड़वे होते हैं और अम्ल कैसे होते हैं? अम्ल खट्टे होते हैं। तो इनको कभी भी धातु के बर्तन में नहीं रखा जाता है। क्यों? इसीलिए नहीं रखा जाता है क्योंकि वो विषैले साल्ट बनाते हैं, जिससे मतलब जो है विषैले साल्ट बनाते हैं जिससे क्या होता है? वो जहरीले होते हैं। अब मैं क्षार की तुम्हें विशेषता बता रहा हूं। क्षार जिंक धातु से अगर क्षार की क्रिया कराई जाए, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? क्षार प्लस अम्ल। अम्ल की क्रिया पहले बताई थी किसमें? अम्ल वाले में। अब ये क्षार की विशेषताएं हैं। क्षार के सामान्य गुण, जनरल प्रॉपर्टी ऑफ बेस यानी क्षार ले लिया हमने NaOH, ये क्षार ले लिया। धातु के साथ क्रिया, धातु के साथ क्रिया यानी रिएक्ट विद मेटल। जैसे मेटल की हमने एसिड के साथ क्रिया कराई थी, ऐसे ही कोई हमने क्षार ले लिया NaOH क्षार है और प्लस क्या होगा? ये जिंक धातु ले ली। अब इन दोनों की जो क्रिया होगी आपस में वो Na2Zn O2 बनेगा, Na2Zn O2 बनेगा और ये भी हाइड्रोजन गैस देंगे। Na2Zn O2 प्लस हाइड्रोजन गैस यहां पर लिख लेंगे। ये कहलाएगा सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट, जिंक धातु से क्रिया कर रहे हैं इसलिए जिंकेट बनेगा। ये एक रबड़ होता है। तीसरी प्रॉपर्टी है इसकी कि अधातु, क्षार की बता रहा हूं, अधातु के ऑक्साइड के साथ क्रिया, किसके? अधातु के। अब इसमें मान लो मैंने अधातु का ऑक्साइड ले लिया CO2 प्लस हमने क्षार ले लिया कि क्षार के हम गुण पढ़ रहे हैं सामान्य गुण, तो क्षार की कराएंगे। अम्ल की जब पढ़ रहे थे तो अम्ल के साथ रिएक्शन कराया था, तो इसमें हमारा क्या बनेगा? इसमें CO2 और NaOH यानी दोनों मिलकर के या और अच्छा और कोई ले लो, और कोई लेते हो तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaO
OH का होल ट्वाइस, ये बुझा हुआ चूना है, ये क्या बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। ये चूने का पत्थर कितना सूत्र है यानी कैल्शियम कार्बोनेट। अब यही कारण है, ये ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। एक और जैसे मैंने अम्ल का जब बता रहा था तो तुम्हें बताया था जो अम्लीय पदार्थ होते हैं उन्हें धातु के पात्र में नहीं रखते हैं। क्यों? अब ये जो होंगे वो कैसी प्रवृत्ति के होंगे, अम्लीय प्रवृत्ति के, यानी अधातु के ऑक्साइड से जब किसी क्षार की क्रिया कराई जाती है तो यहां पर हमने धातु का ऑक्साइड लिया है CO2 और क्षार क्या लिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बुझा हुआ चूना। तो इन दोनों की क्रिया कराने पर कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और ये कैसी प्रवृत्ति के होंगे, अम्लीय प्रवृत्ति के। ध्यान रखना अम्ल का होता तो क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। ये एसिडिटी इनकी टेंडेंसी होती है, अम्लीय प्रवृत्ति का लवण बनेगा और क्या बनेगा जल। अब जो एक क्वेश्चन उभर रहा है वो बोर्ड में भी आ चुका है कि सफेदी करने के बाद चमक क्यों आ जाती है। सफेदी दीवारों पर करते हैं तो चमक आ जाती है क्योंकि जो पदार्थ इस अपक्रिया में बनता है वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट, यानी यह है बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। बुझे हुए चूना पर जब दीवार पर हम सफेदी कर दी जैसे है फौरन CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है और CO2 को एब्जॉर्ब करके क्या बनता है कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर का, चूने के पत्थर का, खड़िया का चौथा सूत्र है। तो जैसे पत्थर हमारा संगमरमर का पत्थर सफेद चमकदार होता है, इसी कारण से कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण दीवारों पर सफेदी या चमक आ जाती है। चौथा इसका कोई दे सकते हो, विद्युत के सुचालक होते हैं, यानी क्षार के जलीय विलयन, क्षार के जलीय विलयन क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। यानी जैसे ये अम्ल की प्रॉपर्टी भी यही है, अम्ल के जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं। यहां बता रहा हूं क्षार के जलीय विलयन जो है विद्युत के सुचालक होते हैं। किसके? क्षार के जलीय विलयन, जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं। और पांचवें में वही प्रॉपर्टी मैंने अम्ल में बताई थी, कोई यहां बता रहा हूं। यहां क्या लिखोगे, वहां लिखा था हमने अम्ल उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसमें क्या लिखोगे तुम, यानी ये अम्ल के साथ क्रिया करके, अम्ल के में बताई थी क्षार के साथ क्रिया करके, यहां लिखोगे क्षार जो है अम्ल के साथ मिलकर के उदासीन हो जाते हैं। वही उदाहरण तुम्हें लिख देना है, यानी HCl प्लस NaOH, NaOH ये अम्ल है, ये अम्ल है और ये क्या है, क्षार है। अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। यानी यहां क्या बनेगा, लवण NaCl और जल होगा H2O। तो लवण और जल बनाते हैं तो अम्ल और क्षार क्रिया आपस में करके उदासीन हो जाते हैं। ऐसी अपक्रिया को उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। अब मैं इसके बाद, और इसमें जो ऊष्मा निकलती है वो उदासीनीकरण ऊष्मा कहलाती है। और इसके बाद मैं इनके उपयोग बताऊंगा, अम्ल, क्षार और लवण के उपयोग। तब तक के लिए धन्यवाद।